आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन डिटेल उन सारी चीजों के बारे में जो कि आपको ऑल इंडिया बार के 18th जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए जाननी है, जो कि 2023 में अक्टूबर महीने में होगा। इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम आप ये देते क्यों हो, इसके फीचर्स क्या है, सिलेबस आपका क्या है, क्या इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिल कैसे किया जाएगा फॉर्म, सारी बातें आपको पूरा पूरा एक सिंगल वीडियो में मैं कवर करके यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है इस वीडियो के बाद। ठीक है, अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास या तो 3 साल की या 5 साल की अपनी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए। दूसरा यहाँ पे बात जो मेंशन की जाती है बार काउंसिल द्वारा वो ये है कि आप अपने कॉलेज के अंदर जो मिनिमम आपकी पासिंग मार्क होता है ना, कि आपको कंपार्टमेंट नहीं लगा, बस आप अगले उसमें आपको जो अपना डिग्री सर्टिफिकेट है वो मिल गया, वहां तक के आपके नंबर तो भैया कम से कम आने ही चाहिए, दैट इज अ लिमिट। उसके बाद आपकी यहाँ पे कोई एज की बात नहीं है कि भाई आप केवल मान लो 30 साल तक 35 साल तक एग्जाम दे सकते हो, या आप कभी भी एग्जाम ये दे सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में होना चाहिए एज एन एडवोकेट, बिकॉज यहाँ पर जब आप अपना एलएलबी के अंदर डिग्री पाते हो, चाहे प्रोविजनल डिग्री हो चाहे फाइनल डिग्री हो, उसके बाद आपको किसी न किसी अपने जो जिस राज्य में आप रहते हो वहां के स्टेट बार के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ताकि आप एक टेम्पररी तौर पे एक एडवोकेट कहला सको, आप प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद आपके पास 1 साल 2 साल का टाइम दिया जाता है कि आपको ऑल इंडिया बार का एग्जाम यहाँ पे पार करना है, जिससे कि आपको एक परमानेंट यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मान्यता मिल जाएगी कि भाई अब आप एक परमानेंट वकील हो, तो आपने ये एग्जाम पास करा। ये चीज 2010 के पहले नहीं थी, 2010 के बाद से ये चीज को लागू किया गया है। तो मतलब जिस इंसान की डिग्री 2010 के पहले की है उसको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है वकील कहलाने के लिए। लेकिन अगर आपने उसके बाद में, अगर आप मान लो अपनी डिग्री प्राप्त करते हो, आपका जो कोर्स है वो खत्म होता है एलएलबी का, तो आपको ये एग्जाम देने की पूरी पूरी जरूरत यहां पर है। उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा जो कि एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं है स्टेट बार काउंसिल में, चाहे आपकी यूपी हो, बिहार हो, कोई भी हो, वो यहाँ पे ऑल इंडिया बार 2023 का एग्जाम नहीं दे सकता है। सिंपल एज दैट। उसके बाद ये भी देख लें भाई कि ये जो एग्जाम है इसका पैटर्न क्या है, बाकी चीजें क्या है, थोड़ा सा और एलिजिबिलिटी भी थोड़ी समझ लें। पहली बात तो भैया ये जो एग्जाम होता है वो पेन एंड पेपर वाला प्रॉपर एग्जाम होता है, जिसमें कि आपको 100 सवाल मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, और यह आपकी कई भाषाओं में होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप किस राज्य के रहने वाले हो। आपको उसके हिसाब से अंग्रेजी में और बाकी जितनी भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस है, हिंदी में, बाकी जगहों पे वो आपको ये पेपर आराम से मिल जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है कि भाई आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप ये पेपर ना दे पाओ। उसके अलावा अब देखिए, जब आपका ऑल इंडिया बार जो है, ठीक है, वो आपका हो गया, वो होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू होता है। जब आपने एग्जाम उत्तीर्ण करा, जब आपने उसको पास करा, तो वहां पे ना आपके स्टेटस पे जब आप अपना फाइनल रिजल्ट डाल के अपना फॉर्म खोलते हो, उसमें लिख के आता है क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड, बस इतना लिख के आता है। ज्यादा उसमें ये नहीं होता कि इतना परसेंटेज है, ये है वो है, उसमें इतना कहता है क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ। जब क्वालिफाई लिख के आता है तो क्वालिफाई होने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और उसके अंदर जब आपको पासिंग उन लोगों को बोलना है कि भाई आपने एग्जाम पास करा, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, आपको अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी का भाई आप हो तो आपको 40% मार्क्स यहाँ पे लाने हैं, मतलब 40 नंबर होने चाहिए, सिंपल एज दैट। और उसके बाद वो कैंडिडेट जो कि आपके SC ST या PWD उससे बिलोंग करते हैं, उनको भैया 35 मार्क्स लाने चाहिए, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हिसाब किताब बिल्कुल सरल है, बिल्कुल क्लियर है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 में आपको 40 मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, 40% मार्क्स पास होने के लिए। अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट्स बिलोंग करते हो तो 35% मार्क्स चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा भैया इंपॉर्टेंट डेट्स भी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट तारीखें क्या है जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम को भरने के टाइम पर। वैसे तो मैं अब हर चरण पे, हर उस पे वीडियोस लाता रहूंगा ऑल इंडिया बार के लिए, तो आप संभव लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज यहाँ पे सबसे बढ़िया और सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑल इंडिया बार से जुड़ी हुई पढ़ाई हो, प्रिपेयर कैसे करना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में होगा क्या, लास्ट ईयर के पेपर्स, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो आप बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसके सब्सक्राइब करो, ठीक। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है शुरू होगा 16 अगस्त को, मतलब कल ये आपका शुरू हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको पेमेंट वगैरह करनी है वो भी आपकी शुरू हो चुकी है 16 अगस्त को। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कब होगा कि भैया इस दिन के पहले आप कर लो, वो है 30 सितंबर को, ठीक है।
30 सितंबर के पहले भैया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और अपना पेमेंट वगैरह पैसे का कर लेना, ताकि भाई लास्ट मिनट में जो पैनिक मचती है ना कि यार किया नहीं है, अब सर्वर चलेगा नहीं चलेगा, अब वेबसाइट नहीं चल रही है, अब पेमेंट फेल हो गया, वो हो गया, फिर हाय तौबा मचती है कि यार रजिस्टर ही नहीं हुआ, 1 साल बर्बाद हो गया। ये सब काम भाई मत करना प्लीज़, ठीक है, टाइम पे कर लेना। उसके बाद एक लास्ट डेट है करेक्शन की रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसके लिए क्या है 10 तारीख तक आपको टाइम मिलेगा कि मान लो जो आपने COP होता है आपने कोई और नाम डाल दिया, या हो सकता है नंबर कोई गलत पड़ गया हो, या डिग्री में कुछ कोई कॉलेज वॉलेज का नाम हो, कुछ भी मतलब गलत हो, वो ठीक कर सकते हो। फिर क्या है पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, भैया एडमिट कार्ड जो है वो 20 तारीख को 20 अक्टूबर को आ जाएगा। तो भैया जो भी अपना सेंटर वगैरह आप लोग डालना, ठीक है, वो सोच समझ के डालना कि जो भी नियरेस्ट सिटी है वो सिटी में आपका जो भी एग्जाम पड़े आप वहाँ पे सही तरीके से पहुँच पाओ। बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है कि जो एग्जाम वगैरह होता है ना वो ऐसे कॉलेजों में रखा जाता है जो कि कभी कभार जो मेन शहर होता है उससे काफ़ी आउटर में होता है, तो वहाँ पे पहुँचने में या वो करने में ना बहुत मतलब संकट आता है। तो देख के चलिएगा भाई थोड़ा सा कि क्या है, पहले ही जाके पता कर लीजिएगा। फिर क्या है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्या है 29 अक्टूबर 2023 को ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा संडे के दिन में। तो इस डेट को अपने कैलेंडर पे आप लोग नोट कर लीजिए, सिंपल एज दैट। फिर अब ये देख लीजिए कि भैया डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे, कागजी कार्यवाही क्या होने वाली है, ठीक है। अब आप लोग रजिस्टर्ड वकील तो पहले से हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो तो होगा ही होगा, इंटरमीडिएट का डिप्लोमा जो भी आपका रहा होगा वो रहा होगा। अब इसके बाद ये जो 5 ईयर 3 ईयर LB का सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होगा, पासपोर्ट साइज फोटो भी होगी, सिग्नेचर भी होगा, एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट जो कि स्टेट बार काउंसिल ने एनरोल किया होगा वो होगा। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो फिर उसका, और डिसेबिलिटी मान लो अगर आपकी है तो उसका आपके पास यहाँ पे जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है वो होने चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, सबसे पहले भैया रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाओ, वहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अपना पूरा नाम और सब जो भी आपका स्टेट बार काउंसिल के एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लिखा है वो डालो, ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करो, OTP वगैरह आएगा, वेरीफाई करो, फिर उसके आगे बढ़ जाओ, SMS वगैरह वो सब रजिस्टर हो गया आपका। फिल करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखो कि लॉगिन ID पासवर्ड जो भी है वो अपना अपने पास रखे हुए हो। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फील्ड्स है वो भरो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो भरो पूरा, फिर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपलोड करना है, फिर प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है जिससे कि आपको दिखाई देगा कि जो आपने भरा है वो सही है कि नहीं। और उसके बाद आफ्टर उसके अपना ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन सबमिट करके जो आपका फी का पेमेंट है उस वाले पेज पे पहुंच जाओ। फिर जब पेमेंट वाले पहुंच पे आप पहुंचते हो भाई उस स्टेज पे आते हो तो वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पेमेंट बटन में क्लिक करना है, फिर वहाँ पे जो भी आपका UPI के थ्रू या क्रेडिट कार्ड जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करते हो वो करके उसको जो भी आपकी स्लिप है एप्लीकेशन वाली जो आपका रसीद मिलती है उसको भैया प्रिंट कर लेना, फ्यूचर रेफरेंस के लिए मान लो जरूरत पड़े तो उसके लिए कर लेना। मान लो ऐसा है कि ये आपकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मेथड की तो आपने करा, और मान लो बैंक का सर्वर नहीं काम कर रहा था, या ऐसा हुआ कि भाई उस दिन जो है बारिश वारिश हो रही थी, बत्ती चली गई, मान लो कुछ भी हो गया, हु नोस, मोबाइल की बैटरी का कुछ भी, वहां पे क्या होगा कि आपका ये जो पैसा है वो अपना पहुंचा कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ वो आप माई एप्लीकेशन वाले मेन्यू में जाके देख सकते हो, ठीक है। कि अगर मान लो श्योरिटी नहीं है तो फिर जो भी पैसा मान लो कट गया होगा तो मान लो नहीं हुआ होगा तो वापस आ जाएगा जैसे भी वो रहता है, तो वो उधर की बात है। उसके बाद अब उसकी अगर मान लो क्वेरी वगैरह है तो आप हेल्प डेस्क में यहाँ पे जो इनका बेसिकली वेबसाइट है ऑल इंडिया बार वालों की वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कि भैया ऑल इंडिया बार का जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ना है करना है क्या है देख समझ लो। सबसे पहले भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, 10 क्वेश्चंस यहाँ पे इसके बनेंगे। फिर आपका IPC का 8 क्वेश्चंस, CRPC 10 क्वेश्चन, CPC 10 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट 8 क्वेश्चन, ADR 4 क्वेश्चन, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपके प्रोफेशनल एथिक्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स जो है उससे आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। कंपनी लॉ, एनवायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलीफ, प्रॉपर्टी वगैरह, लैंड एक्विजिशन और IPR वगैरह से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो भैया शॉर्टकट क्या है, सबसे सटीक तरीका मैं बताऊं क्या है आपको। मैंने जो शुरुआत में बताया था कि कितना 40% मार्क्स चाहिए, 40%, तो 40% के लिए आप मतलब उससे फर्क पड़ता नहीं है कि आप उसमें 90 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 80 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, पास होने से मतलब वकील बनने से मतलब है आपको। इस बात से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है कि फर्स्ट सेकंड या मतलब कोई इसमें डिवीजन डिस्टिंक्शन कुछ नहीं होता, बस पास या फेल होता है, काम खत्म। तो आपको यहाँ पे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, IPC को, CRPC को, CPC को, एविडेंस एक्ट को, इन सबको भैया अच्छे से कर लेना है। तो आप खुद गिनती कर लो, 10 + 10 + 10 हो गया 30,
30 और ये आपका हो गया 16, ठीक है। तो आपका सीधे सीधे हो गया 46 नंबर तीसरी से। यही केवल 5-6 सब्जेक्ट कर लो, क्रिमिनल लॉ कर लो, सीपीसी कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन कर लो, ऐसे ही हो गया आपका। फिर उसके बाद बचे कुचे में चले जाओ, फैमिली लॉ कर लो थोड़ा, और 8 नंबर बढ़ गया, ठीक। और मतलब ये सारे सब्जेक्ट ऐसे जो आपके जुडिशरी के, वैसे भी आप तैयारी में पढ़ते ही पढ़ते हो बिना किसी मतलब दिमाग के लगाए। ये मतलब आपका ये चीज़ें है, आपने अपने जो कॉलेज में पढ़ा होगा उसमें तो आप ये सब चीज़ें करते ही हो यार। और वैसे भी अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो तो आप या तो सीआरपीसी में या तो सीपीसी में डील करोगे ही करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन आप वैसे ही पढ़ लो यार। उसके बाद क्या है अपना ये जो आपका पार्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट, उसको, और ये आपका जो पार्ट है ये अपना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का, उसको यार कर लो, ठीक है। ये आपका देखो 8 मार्क्स का, ये देखो आप 5 मार्क्स का है, तो ये आपका बढ़ जाएगा और ज़्यादा, ये करीब आपका 60 नंबर तक तो आराम से अपना पहुंच ही जाएगा। 60 नंबर मोर देन इंपॉर्टेंट है। मान लो क्वेश्चन गलत भी होता है, मिसप्रिंट भी होता है, कुछ भी होता है, कर करा के करेगा 40 तक तो परसेंट तक तो आपका आ ही जाएगा। तो सिलेबस भी मैंने देखो बैठे बैठे आपको समझा दिया कितना आपको पढ़ना है। ये इधर उधर के फालतू के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, केवल 40% जो मार्क्स है वो लाने पे ध्यान दो, वकील बनने पे ध्यान दो, और अपनी प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। एग्जाम को ज़्यादा मतलब भारी मानने का वो करने का तुक नहीं बनता है। सब्जेक्ट्स लिमिटेड है, लिमिटेड पढ़ाई करो, उतना लंबा चौड़ा वो करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ऑल इंडिया बार से जुड़े हुए मान लो सवाल है, क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं कि सर ऐसा मतलब कोई भी चीज़ पे जिसमें आपको पूछना हो, आप मुझे कमेंट्स नीचे ज़रूर बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। साथ ही में अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए ऑल इंडिया बार से जुड़ी हुई तो आप मुझे बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।